जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों अपन आज पढ़ेंगे, इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास या आरबीएससी क्लास 11th की जो ज्योग्राफी बुक है उसका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 8 का आज अपन कंप्लीट पूरा चैप्टर करेंगे और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले देखो क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल का संगठन, यानी कि वायुमंडल जो है वो किन किन चीज़ों से बनकर बना हुआ है, कौन कौन से तत्वों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण होता है। फिर अपन पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना के बारे में कि कौन सी गैस कहाँ पर पाई जाती है, किस किस तरीके से वायु की परतें पाई जाती है, वायुमंडल को किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम वायुमंडल की परिभाषा। दोस्तों वायु एक ऐसा तत्व है, वायु एक ऐसा संसाधन है जिसके बगैर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। हम अगर अपने बुक में जो दे रखा है कि हम दिन में एक बार हम कई दिनों तक बगैर खाना खाए रह सकते हैं, कुछ समय तक हम बिना जल पिए भी रह सकते हैं, लेकिन वायु जो है वो हम बहुत कम समय के लिए भी बगैर वायु के नहीं रह सकते। यानी कि वायु जो होती है वो एक प्राण वायु के रूप में भी होती है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले बात करते हैं इस वायुमंडल की परिभाषा की। वायुमंडल कहते किसे हैं? हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण पाया जाता है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का एक परत पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। दोस्तों वायु जो होती है, शुद्ध वायु जो होती है, उसका ना ही तो कोई कलर होता है, ना ही उसमें कोई स्मेल होती है। यानी कि शुद्ध वायु में ना कोई गंध और ना कोई रंग होता है। शुद्ध वायु रंगहीन और गंधहीन होती है। अब आगे बात करते हैं पवन किसे कहते हैं। अगर वायु बह रही है ना, अगर पवन स्थिर है या वो बह रही है तो उसे ही पवन या वायु का नाम दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं हम वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का, यानी कि जितना भी आपका वायुमंडल है उस वायुमंडल का 99% हिस्सा पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये जैसे कि सरफेस है, यहाँ पे अपन रहते हैं और यहाँ से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक पूरे वायुमंडल का 99% हिस्सा है। समझ रहे हो आप लोग? यानी कि 32 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद में वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है। वायुमंडल जो है पृथ्वी से चिपका हुआ है, वायु का जो आवरण है वो पृथ्वी से चिपका हुआ है। क्यों चिपका हुआ है? क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वायु क्या होती जाती है? विरल होती जाती है। और नीचे की ओर आएंगे, धरातल की ओर आएंगे तो वायु क्या हो जाएगी? संघन हो जाएगी। आगे अपन बात करते हैं, देखो ये पॉइंट आपका वायुमंडल में कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये क्लियर हो गया। वायुमंडल का संगठन मुख्य रूप से 3 तत्वों से मिलकर बनती है वायुमंडल। वो कौन कौन से हैं? गैसें, जलवाष्प और धूलकण। कौन कौन से? गैसें, धूलकण और जलवाष्प। इन 3 तत्वों से मिलकर आपके एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल का निर्माण होता है। अब एक एक गैस के या एक एक जो तत्व है उनके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गैसें। वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं उनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, मीथेन, ऑर्गन, इस प्रकार की कुछ गैसें पाई जाती हैं। इन गैसों में सर्वाधिक जो अंश होता है वो नाइट्रोजन का होता है। 78.08% अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78.08%। फिर दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे आती है आपकी ऑक्सीजन। कौन सी वायु आती है? ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा कितनी है? 20.93%, 2093 है ना, 20.93% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। फिर इसके बाद में बात करें तो तीसरी मुख्य जो गैस है वो ऑर्गन है। ऑर्गन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 0.94%। फिर चौथे नंबर पे आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इसकी मात्रा पाई जाती है 0.03%। कितनी पाई जाती है? 0.03%। और इसके अलावा 0.02% जो बचा हुआ है उनमें आपकी अन्य जो गैसें हैं वो शामिल हैं, जिसमें ओजोन आ जाती है, मीथेन आ जाती है। ये गैसें बाकी 0.02% में शामिल है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में गैसों के अनुपात का सही क्रम है, और उसने दे दिया फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन, दूसरे पे दे दिया ऑर्गन, तीसरे पे कार्बन डाइऑक्साइड, चौथे पे ऑक्सीजन। इस तरीके से क्रम दे दिया जाएगा और उस क्रम में आपको सही जो क्रम है वो बताना है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड।
समझ गए। सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी? 78.8%। फिर कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन 20.93%। फिर ऑर्गन कितनी? 0.94%। फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.02% पाई जाती है। अब कुछ गैसों के बारे में स्पेशली अपन बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो ना ही तो बड़ी है ना ही घटिया। अगर इन अपन गैसों की बात करें तो पिछले बहुत सालों के समूह में अगर अपन देखें, पिछले समय में अगर अपन देखें तो सभी गैसें जो है वो स्थिर है, यानी कि उनका अनुपात उतना ही है जितना बहुत समय पहले था। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसके अनुपात में क्या हुई है दोस्तों? वृद्धि हुई है। इसके अनुपात में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। सभी गैसों का जो प्रतिशत है या सभी गैसों का जो अनुपात है वो क्या है? स्थिर है। लेकिन पिछले कुछ समय में कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात में क्या हो रही है दोस्तों? वृद्धि हो रही है। और वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन। किसका? जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। अभी जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवों से बना हुआ जो भी ईंधन है, जैसे कि जलाऊ लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये क्या है? सब जीवों से बने हुए हैं, इसलिए ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और इस जीवाश्म ईंधन के उपयोग की वजह से एक गैस उत्सर्जित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वायुमंडल में जाकर जमा हो जाती है। इस वजह से इस गैस की मात्रा पिछले कुछ समय में बढ़ी है। अब अगर इसकी मात्रा बढ़ रही है तो इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे जीवन पर, ह्यूमन लाइफ पर? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का? तो इसका प्रभाव देखो दोस्तों क्या पड़ेगा कि जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक जो है एक गुण पाया जाता है। ये आपका क्या है? पृथ्वी है, और ये क्या है? सूर्य है। समझना? सूर्य से आने वाली किरणें जिनको सौर विकिरण कहते हैं, क्या कहते हैं? सौर विकिरण। सौर विकिरण के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जो CO2 होती है, वो क्या होती है? पारदर्शी होती है। यानी कि इन सूर्य से आने वाली किरणों में से कुछ अंश को ये अपने पास रख लेती है और फिर वापस सीधा का सीधा कहाँ भेज देती है? पृथ्वी पर भेज देती है। क्लियर है? लेकिन पृथ्वी से जो जाने वाला पार्थिव विकिरण है, पृथ्वी से वापस जो उष्मा जाती है, इसको क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। पृथ्वी का जो पार्थिव विकिरण है इसको नहीं जाने देती, यानी कि पृथ्वी से आने वाले ताप को तो सूर्य से आने वाले ताप को तो पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी से जो वापस जाता है उष्मा, उसको क्या नहीं अंतरिक्ष में नहीं जाने देती। इस वजह से क्या होता है? पृथ्वी के आसपास का तापमान क्या बढ़ जाता है? तापमान बढ़ जाता है। समझ गए आप लोग कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? सौर विकिरण के लिए पारदर्शी व पार्थिव विकिरण के लिए क्या होगी? अपारदर्शी होगी। पार्थिव विकिरण कौन सी होती है? पृथ्वी से लौटने वाली, वापस विकिरित होने वाली उष्मा, जिसको ये नहीं जाने देती, रोक लेती है। तो इस वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करती है जैसे अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी के शीशे बंद है तो क्या होगा? सूर्य से जो उष्मा गाड़ी के अंदर आ रही है वो तो अंदर रह रही है, लेकिन उससे वापस उष्मा बाहर नहीं जा रही, तो आपको गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास होगा वहाँ पर। अगर गाड़ी के शीशे बंद है और आप गाड़ी के अंदर बैठे हो तो क्या होगा? आपको गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास होगा। ठीक ऐसा ही ये काम करती है। सौर विकिरण के लिए पारदर्शी, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या फिर भूमंडलीय तापन कहते हैं। यहां तक क्लियर है? फिर आगे दूसरी एक पढ़ने स्पेशल किसके बारे में पढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। एक ये चीज याद रखना, जो ऑक्सीजन गैस है यही अपनी प्राणवायु है ना, यानी जीव जो है श्वसन क्रिया में, जो मानव है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस को लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। और कौन सी छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो भी चल सजीव है, जो चल सजीव है, चल सजीव का मतलब चलने वाले, जो अचल सजीव है वो इसका अपोजिट क्रिया करते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। और मानव क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन की मात्रा है वो 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहती है, यानी कि पृथ्वी से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो इन दो गैसों के बारे में आपको स्पेसिफिक याद रखना है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और एक ऑक्सीजन के बारे में।
कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस होती है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस होती है जो सूर्य से आने वाली किरणों यानी कि सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है, जिससे पृथ्वी के पास में तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं। अब इसके भूमंडलीय जो तापन है इसके प्रभाव आप जो है आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और अभी अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहे होंगे गर्मी के टाइम पे कि भूमंडलीय तापन होने से क्या हो सकता है। ये आपका क्या हो गया, गैसों के बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं जलवाष्प के बारे में। जलवाष्प क्या होता है दोस्तों? वाटर वेपर, यानी कि जब इवेपोरेशन की क्रिया चलती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती है, तो जो पानी है वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होकर कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। देखिए अब क्या पढ़ेंगे अपन? जलवाष्प। पृथ्वी पर क्या है? जल के भंडार है। सागर, महासागर, झीलें, नदियां, नहरें, ये सब क्या है? जल के भंडार है। तो यहाँ से जब सूर्य की किरणें इस जल पर पड़ती है तो जल गर्म होता है और कौन सा रूप ले लेता है? गैसीय रूप ले लेता है। और गैसीय रूप लेकर क्या होता है? वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में इस जल की मात्रा को ही क्या कहते हैं? जलवाष्प कहते हैं। समझ गए आप लोग जलवाष्प किसे कहते हैं? इवेपोरेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो जल वायुमंडल में जाता है उसे हम जलवाष्प कहते हैं। अब ये जो जलवाष्प है जिससे बारिश होती है, जिससे बादल बनते हैं, ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्षण और वर्षण के प्रकार में पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे अपन जलवाष्प से किस तरीके से बारिश होती है, कौन कौन से रूपों में बारिश होती है। लेकिन अभी अपन ये समझ लेते हैं कि जलवाष्प होता क्या है, कि जो पृथ्वी के धरातल से जो वाटर बॉडीज है, जो जल के क्षेत्र है, जल के जो ग्रहण क्षेत्र है, वहाँ से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जमा होते हैं। दैट्स मीन वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प। अब एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जलवाष्प का आयतन क्या होता है? 0 से 4 के बीच में होता है, यानी कि कुल वायु के आयतन का 0 से 4% तक क्या होती है? जलवाष्प होती है। यानी कि कहीं पर ये 0%, कहीं पर 1%, कहीं पर 2%, कहीं पर 3 और कहीं पर 4। अधिकतम कितनी? 4% और न्यूनतम कितनी? 0 से कम तो होने से रही। तो इसका हवा के आयतन का 0 से 4% क्या होती है? जलवाष्प होती है। अब ये बताइए आप लोग कि कहाँ पर जलवाष्प का आयतन ज़्यादा होता है, यानी कि 4 के समथिंग होगा, और कहाँ पर जलवाष्प का आयतन कम होता है, यानी कि 0 के आसपास होगा। अब एक चीज़ मैंने बताई आप लोगों को कि जलवाष्प जाता कहाँ से है? वाटर बॉडीज से, यानी कि जहाँ पर सागर, महासागर, नदियाँ, नहरें, झीलें होगी, वहाँ से जल जाएगा, वहाँ से इवेपोरेशन होगा, है ना। सूखे मरुस्थलों से तो वाष्पीकरण हो ही नहीं सकता ना, तो कहाँ से जाएगा? सागर, महासागरों से। दूसरा मैंने ये कहा कि क्यों जाएगा? क्योंकि सूर्य से उष्मा पाकर जल गर्म होकर गैसीय अवस्था में आ जाता है। समझ गए ना आप लोग? तो 2 चीजें आप देखिए कि क्या होता है, जलवाष्प है वो कहां पर ज्यादा होगा और कहां पर कम होगा। तो एक तो जहां पर सूर्य का ताप ज्यादा पड़ता है, सूर्य का ताप ज्यादा पड़ने के साथ साथ जहां पर वाटर बॉडीज है, यानी जहां पर सागर, महासागर है, वहां पे जलवाष्प की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी। तो सीधा सा ये है कि पृथ्वी के जो विषुवत व्रत है, विषुवत व्रत मतलब 0 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, यानी कि भूमध्य सागरीय जो रेखा है, इक्वेटर लाइन जिसे हम कहते हैं, विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होगा? जलवाष्प का मात्रा होगी, जो जलवाष्प का आयतन ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है लगभग वर्ष भर, और लंबवत पड़ने की वजह से क्या होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज चलती है। इसलिए इस इक्वेटर लाइन के ऊपर, यानी कि ये वाले जो क्षेत्र है, इस बेल्ट में क्या होता है कि जलवाष्प का आयतन ज्यादा होता है। क्यों दोस्तों? अगर मैं बोलूं कि ये ध्रुव है आपका, है ना, तो ये ध्रुव है, यहाँ पर तो क्या होगा? सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता ही नहीं है, और सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो अपने को पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाएगा, जल जो होगा वो पहले गैसीय अवस्था से द्रव्य अवस्था में, फिर द्रव्य अवस्था से ठोस अवस्था में आ जाएगा। फ्रीज में टेम्परेचर घट जाता है ना, फ्रीज में टेम्परेचर घटने पर पानी कैसा बन जाता है? बर्फ के रूप में, यानी कि ठोस अवस्था में आ जाता है। लेकिन उसी पानी को अगर अपन गर्म कर देते हैं, बाहर ले आते हैं, तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा तो क्या हो गया? पानी बन गया। और उस पानी को अपन अगर उबालने लग जाए, है ना, गैस पर चढ़ा दे, तो वो पानी क्या होगा? भाप बन के पूरा का पूरा उड़ जाएगा। आपके जो बर्तन होगा उसमें पानी बचेगा भी नहीं। तो यहाँ पे जलवाष्प का आयतन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँच पाती है, इसलिए टेम्परेचर बहुत कम होता है। दूसरा,
जो समुद्र होंगे, सागर महासागर होंगे, वहां पर जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी। शुष्क मरुस्थलों की तुलना में, धरातलीय क्षेत्रों की तुलना में सागर महासागरों के ऊपर जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी। आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कहाँ पर जलवाष्प ज़्यादा रहता है और कहाँ पर जलवाष्प कम रहता है। किन दो इकाइयों के बीच में रहता है? 0 से 4% के बीच में, यानी कि हवा के कुल आयतन का 0 से 4% के बीच में जलवाष्प, वाटर वेपर की मात्रा पाई जाती है। आगे वाले पॉइंट आता है, पर यह पृथ्वी के लिए कंबल की तरह काम करता है। यानी कि पृथ्वी के लिए आपको अगर सर्दी लग रही है तो आप कंबल ओढ़ लेते हैं ना, ठीक वैसा ही काम करता है। ये ना तो ज़्यादा गर्मी होने देता है, ना ही ज़्यादा सर्दी होने देता है। कैसे नहीं होने देता दोस्तों? ये पृथ्वी है और ये इसका क्या है? वायुमंडल है। और इस वायुमंडल में यहाँ पर क्या है? जलवाष्प है। ये यहाँ पर जल जो है गैसीय अवस्था में ऊपर की ओर अपने वायुमंडल में समाया हुआ है। जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती है तो ये क्या करता है? उन सूर्य की किरणों को या तो खुद सोख लेता है ना, यानी कि उन्हें अवशोषित कर लेता है, या फिर उन्हें प्रकीर्ण कर देता है, यानी कि वापस क्या कर देता है? विकिरित कर देता है। यहीं से तो पृथ्वी तक सूर्य की किरणें नहीं आ पा रही। दूसरा, अगर विकिरण भी नहीं कर देता तो प्रकीर्ण कर देता है। क्या कर देता? देखो क्या क्या करता है? विकिरण करता है, प्रकीर्ण करता है, और धूल के कण भी करते हैं ऐसे। तो ये क्या करता है? यानी कि सूर्य के ताप को बहुत कम कर देता है। इसलिए यहाँ पर अपने पृथ्वी पर जो गर्म है वो पृथ्वी गर्म होने से बच जाती है। आपने देखा होगा कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और ऊपर से अगर कोई बादल है, बादल अगर आ गए तो सूर्य किसके पीछे छिप जाता है? बादलों के पीछे, यानी कि सूर्य का ताप कम हो जाता है। अब दोस्तों वो बादल क्या है? वो बादल ही तो क्या है? जलवाष्प है। दूसरा, ये सर्दी से भी बचाता है। गर्मी से बचाए ना, सर्दी से कैसे बचाता है? जब सूर्य से, एक चीज ध्यान रखना, अपन आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि सूर्य से जितनी भी उष्मा पृथ्वी पर आती है ना, वो पूरी की पूरी उष्मा कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि उस उष्मा पृथ्वी दिन में ग्रहण करती है और रात को विकिरित कर देती है उस उष्मा को। तो ये आने वाली तो क्या होती है? सौर विकिरण, और जाने वाली क्या होती है? पार्थिव विकिरण होती है। अब अपन ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? सौर विकिरण को आने देती है, पार्थिव विकिरण को रोकती है। तो ऐसे ही जलवाष्प करता है। जब ये जलवाष्प क्या करता है? आने वाली विकिरण को भी रोकता है और जाने वाली को भी रोकता है। यानी कि जब मान लीजिए कि पृथ्वी से पूरी की पूरी उष्मा जो है, सूर्य ताप है या जो उष्मा है, वो विकिरित हो जाएगी तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। अब इस उष्मा को रोकने का काम कौन करता है? जलवाष्प करता है। इस उष्मा को रोक लेता है, इसलिए वायुमंडल का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होने से बच जाता है और पृथ्वी पर ज़्यादा ठंड होने से बच जाती है। इसलिए जलवाष्प क्या करता है? कंबल की तरह काम करता है। अधिक गर्मी से भी बचाता है और अधिक सर्दी से भी बचाता है। क्लियर हो गया? आगे वाला, इसका आयतन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि जलवाष्प का जो आयतन होता है वो अलग किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है और किन किन क्षेत्रों में कम होता है। जहाँ पे वाटर बॉडीज होगी वहाँ ज़्यादा होगा, धरातलीय क्षेत्रों पर कम होगा, विषुवत वृत्त पर ज़्यादा और ध्रुवीय क्षेत्रों पर कम होगा। अब आता है तीसरा आपका धूल कण, आखिरी तत्व वायुमंडल का। धूल कण क्या होते हैं दोस्तों? समुद्री नमक। इवापोरेशन के साथ में समुद्री नमक क्या होता है? जब देखो, पहली चीज़ तो यह है कि जब वायु गर्म होती है ना, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वायु जब गर्म होती है तो उसमें कौन सी गति आती है? ऊर्ध्वाधर। यानी कि जब अलग अलग क्षेत्रों में वायुदाब में भिन्नता आती है तब तो वायु क्षैतिज गति करती है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे वायु दाब कम है और यहाँ पे वायु दाब ज़्यादा है तो पवन क्या होगी? इस तरीके से क्षैतिज रूप से बहेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। लेकिन अगर टेम्परेचर कहीं पर, सूर्य की किरणें अगर पड़ रही है कहीं पर और वायु गर्म हो रही है तो वायु क्षैतिज गति करने के बजाय क्या करती है? ऊर्ध्वाधर गति करती है। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, ऊपर की ओर जाती है। वायु गर्म होके ऊपर की ओर संवहन रूप में ऊपर की ओर उठती है। जब ये ऊपर की ओर उठती है तो अपने साथ में धूल कण, मिट्टी के कण, राख, इसके अलावा समुद्री नमक, इनको भी ऊपर की ओर ले जाती है। समझ गए ना? तो ये भी क्या होते हैं? वायुमंडल में जाकर जमा हो जाते हैं। अब ये काम क्या करते हैं वायुमंडल में? अब दोस्तों जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है ना, कंडेंसेशन मतलब संघनन की प्रक्रिया जो होती है, यानी कि जब जलवाष्प ऊपर गया ना वायुमंडल में, अब जलवाष्प किस में कन्वर्ट होगा? बूंदों में, तभी तो बारिश होगी ना। अब ये बूंदों में कन्वर्ट किसके ऊपर होगा? इसके ऊपर होगा। यानी कि ये धूल कण क्या होते हैं? इसके चारों ओर जलवाष्प लिपट जाता है और फिर बूंदों के रूप में आ जाता है। यानी कि ये एक अच्छे क्या है? आर्द्रताग्राही केंद्रक है। इनको आर्द्रताग्राही केंद्रक कहा जा सकता है। किसको? धूल कणों को।
क्लियर है क्या? तो ये क्या करते हैं, वायुमंडल में आर्द्रता ग्रहण करने का काम करते हैं। अब आर्द्रता क्या है? जलवाष्प है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए अपन, शुष्क मरुस्थलों के ऊपर धूल के कण सर्वाधिक होते हैं। अब धूल के कण सर्वाधिक कहाँ पर होंगे? जहाँ पे बारीक मिट्टी होगी, मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, जहाँ पर वायु की ऊर्ध्वाधर गति होगी। अभी ऊर्ध्वाधर गति कहाँ पर होगी? जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ होगा? शुष्क मरुस्थलों में। तो वहीं पर शुष्क मरुस्थल जो होंगे उनके ऊपर क्या होगा? धूल के कणों की संख्या ज़्यादा होगी, उनका आयतन ज़्यादा होगा। एक चीज़ और देखिए, वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं, उन धूल के कणों की वजह से ही हमें शाम के समय और सुबह के समय, सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय लालिमा जो छाई हुई दिखाई देती है, लाल कलर, जो आसमान हमें लाल कलर। अब देखते हैं बच्चों वायुमंडल की संरचना के बारे में। संगठन हमने देखा कि वायुमंडल कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। वायुमंडल में गैसें, जलवाष्प और धूल के कण। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, आकाश का जो नीला रंग है वो हमेशा जलवाष्प की वजह से दिखाई देता है, और आकाश का लाल रंग जो है वो धूल कणों की वजह से दिखाई देता है, जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय पर दिखाई देता है। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना। दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर क्या है? जो वायु का आवरण है, इसको अध्ययन की दृष्टि से 5 अलग अलग परतों में बांटा गया है। वो 5 परतें कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस तरीके से 5 लेयर में बांट दिया गया है। एक चीज आप याद रखना कि पृथ्वी के पास में, पृथ्वी के धरातल के पास में वायु संघन होती है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल होती जाती है। समझ रहे हो ना? यानी कि पृथ्वी के पास में वायु दाब ज़्यादा होता है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब कम होता जाता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम ये जो वायु के 5 परतें हैं इनके बारे में। पहली कौन सी आती है? क्षोभ मंडल। दोस्तों, क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे पास वाली परत है, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती है, यानी कि जलवाष्प का जाना, बादलों का बनना, बादल बन के उनमें संघनन होना, संघनन होने के बाद में बारिश होना, ओले गिरना, आंधी तूफान, महोर्मी, चक्रवात, ये सब जो भी मौसमी घटनाएं होती है वो कहाँ तक सीमित होती है? क्षोभ मंडल तक सीमित होती है। पहली चीज़, मैं सबकी एक स्पेसिफिक जो बात है वो बता रहा हूँ। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल में। दूसरा, जो ओजोन परत की जो लेयर है, ओजोन गैस की जो लेयर है, वो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। मध्य मंडल के बारे में आपको विशेष याद नहीं रखना। और आयन मंडल में पाए जाते हैं विद्युत आवेशित कण। क्या पाए जाते हैं? विद्युत आवेशित कण, जो पृथ्वी से अपन जो विकिरण भेजते हैं, अपन जो भी टीवी वगैरह या रेडियो वगैरह जो चलाते हैं, तो वो नेटवर्क जो लेते हैं ना, वो कहाँ से किरणें विकिरित होकर आती है? आयन मंडल से विकिरित होकर आती है। तो इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसमें ओजोन परत की लेयर पाई जाती है, और इसमें मौसमी घटनाएं होती है। अब एक एक के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा है? क्षोभ मंडल। दोस्तों, क्षोभ मंडल जो है, इसमें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है। पहला फैक्ट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसकी जो ऊंचाई है, यानी कि ये आपका क्या है? धरातल है, और धरातल से इसकी ऊंचाई जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग होती है। मैंने ये कहा कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पे तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, वहाँ पे वायु जो है वो कैसी गति करेगी? ऊर्ध्वाधर गति करेगी, यानी कि वायु गर्म होकर ऊपर की ओर जाएगी। जब ये ऊपर की ओर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? ये दोस्तों वहाँ तक जाएगी जहाँ तक वायु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा। अब वायु का टेम्परेचर कहाँ पर ज़्यादा होता है? विषुवत पे ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत पर लंबवत गिरती है। तो विषुवत पर इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई सर्वाधिक होती है, जबकि ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। विषुवत पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर। इस तरीके से अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, एवरेज हाइट की बात करें, तो 13 किलोमीटर होती है। यानी कि क्षोभ मंडल जो है विषुवत पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और जबकि अपन औसतन रूप से बात करें तो 13 किलोमीटर ऊंचाई इसकी होती है। फिर इसके ऊपर जो आता है वो क्षोभ सीमा आती है, जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है। उस सीमा को हम क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्षोभ सीमा होगी, यहाँ पे समताप सीमा होगी, यहाँ पे मध्य सीमा होगी। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। चलते हैं समताप मंडल की ओर। समताप मंडल 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मैं इसको ऐसे बोलूं कि समताप मंडल 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। क्लियर है ना?
यानी कि 13 किलोमीटर तो एवरेज क्षोभ मंडल हो गया। फिर 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सा हो गया, समताप मंडल। तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है समताप, यानी कि तापमान हमेशा समान रहता है। यहाँ पर ना आंधी ना बारिश कुछ भी नहीं होता है, टेम्परेचर हमेशा समान रहता है। तो इसलिए जो भी प्लेन वगैरह उड़ते हैं, जो भी वायुयान उड़ते हैं, वो कहाँ उड़ेंगे, जहाँ पे तापमान समान होगा, जहाँ पे आंधियाँ नहीं आएगी, जहाँ पे बारिश नहीं होगी, वहाँ पर ही उड़ेगा। तो कहाँ पर उड़ते हैं, सभी प्लेन समताप मंडल में उड़ते हैं। दूसरी एक चीज एक और है, वो क्या है कि यहाँ पर एक गैस की लेयर पाई जाती है, एक गैस की परत पाई जाती है, और उस गैस का नाम है क्या, ओजोन गैस। कौन सी है, ओजोन गैस। ये ओजोन गैस क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स होती है, जो पराबैंगनी किरणें होती है, उनको धरातल पर आने से रोक लेती है। ये पूरे समताप मंडल में इस तरीके से फैली हुई है। तो जो भी सूर्य की किरणें आती है उसको यहीं पे रोक लेती है अपने पास में। अपन धरातल कहाँ, यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं आने देती। ये कहाँ पर है, समताप मंडल में। चलते हैं ऊपर की ओर। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच का जो निर्माण करती है वो उसे समताप सीमा कहते हैं। फिर उसके ऊपर मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। और मध्य मंडल से ऊपर पाया जाता है आयन मंडल, जो 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, और ये विद्युत आवेशित कण पृथ्वी से भेजी जाने वाली जो तरंगें हैं उनको विकिरित पृथ्वी की ओर करते हैं। ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनकी बात करूं कि कहां पे टेम्परेचर कम और कहां पर ज़्यादा होता है, तो ये तो दोस्तों हाइट को प्रदर्शित कर रहा है, ये इनकी सीमाएं प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये टेम्परेचर को यानी कि तापमान को प्रदर्शित कर रही है। आप देखिए कि हम धरातल पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, ये क्या है, आपका धरातल है, पृथ्वी का सरफेस है। यहाँ पर औसतन टेम्परेचर 20 से थोड़ा सा कम दिखाया गया है। फिर जैसे अपन अगर क्षोभ सीमा पर पहुँचते हैं तो टेम्परेचर जो है वो -60, 70, 80 तक पहुँच जाता है, और ये भी अलग अलग जगह अलग अलग होता है। अगर अपन ध्रुवों के ऊपर क्षोभ सीमा के टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पर -45 डिग्री होता है, और अगर विषुवत पर क्षोभ सीमा के टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पे -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है और ये आपका विषुवत और ये दोनों ध्रुव। तो यहाँ से जो क्षोभ सीमा है ना, यहाँ से क्षोभ सीमा ध्रुवों पर कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, 8 किलोमीटर तक। विषुवत पर कितनी ऊंचाई पर, 18 किलोमीटर तक। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाता है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और यहाँ पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड हवा का तापमान हो जाता है। कहाँ पर, क्षोभ सीमा में। फिर अगर अपन आगे देखें तो समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद में वापस घटता है, और जो मध्य सीमा आती है वहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। फिर इसके बाद में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो अंततः अनंत रूप से बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो एक चीज़ याद रखनी है, पहले घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर हमेशा हमेशा के लिए बढ़ता है। ये भी आपको याद रखना है। क्षोभ मंडल में तापमान घटता है, समताप मंडल में बढ़ता है, फिर मध्य मंडल में घटता है, और फिर उसके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बढ़ता जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि क्षोभ मंडल में अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हो तो हर 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। कितनी ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे, 1000 मीटर ऊंचाई पर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि आप धरातल से अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या देखी जाती है, कमी। यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी दर्ज की जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये क्यों की जाती है ये हम आगे वाले फैक्टर में, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसमें डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। आप अभी कॉन्सेप्ट समझिए कि धरातल से ऊंचाई पर बढ़ने पर, धरातल से ऊंचाई पर जाने पर वायु विरल होती जाती है, वायु का घनत्व कम होता जाता है और टेम्परेचर में भी कमी आती जाती है, जबकि धरातल के पास में टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है ऊपर की तुलना में, और साथ ही क्या होता है, वायु के घनत्व में भी अधिक संघनता होती है। देखिए यहाँ पे धरातल पर 20 डिग्री से लगभग सेंटीग्रेड तापमान था, जो क्षोभ सीमा में जाकर वो 60, 50 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में
हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने ऊपर से इस चैप्टर में पढ़ी। अब जो आगे आने वाले चैप्टर है, इन चैप्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियोस या बड़ी इंटरेस्टिंग जो थ्योरीज है या जो स्टडी है वो अपन करेंगे। दोस्तों आप देखिएगा कि ज्योग्राफी आपको जो बोरिंग सब्जेक्ट लगती है वो आगे आने वाले जो चैप्टर है उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। हर एक फैक्ट को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सटीक तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।